इससे पहले हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके थे संविधान की प्रस्तावना के बारे में। यहाँ से हम लोगों को पढ़ना था संविधान के भाग और उसके अनुच्छेद के बारे में। तो आज हम लोग शुरू करते हैं संविधान के पहले भाग के बारे में। ठीक है, तो संविधान का जो पहला भाग है, भाग 1, वह किसके बारे में बात करता है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग संविधान के भाग 1 में देखेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, और भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में कि मतलब किस तरीके से राज्यों का निर्माण होगा और निर्माण करने के लिए शक्ति क्या है, इन सब के बारे में अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है। और राज्य और उसके संघ की सूची जो है वह पहली अनुसूची में है, जो पीछे बता चुके हैं। तो यहां से हम लोग शुरू करेंगे भाग 1, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। तो संविधान का पहला अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 1। अनुच्छेद नंबर 1 यह कहता है, इंडिया यानी भारत, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। मतलब इंडिया यानी भारत, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 1 में क्या कहा गया है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो यहां पर ये चीज ध्यान देना है कि इंडिया यानी भारत ये राज्यों का संघ होगा। संघ के लिए यहां पर कौन सा शब्द उपयोग किया गया है? यूनियन का। तो सबसे पहले यह जानना है कि यहां पर दो चीजें लिखा गया है, इंडिया यानी भारत। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि जब भारत आजाद हुआ, संविधान बन रहा था, तो उसके कुछ सदस्यों का मानना था कि देश का नाम इंडिया रखा जाए और कुछ सदस्यों का मानना था कि देश का नाम भारत रखा जाए। तो यहां पर अनुच्छेद 1 में संविधान सभा ने दोनों चीजों को स्वीकार कर लिया। तो यहां पर इंडिया और भारत ये दोनों ही शब्दों को इसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया। अनुच्छेद 1 में इंडिया भी लिख दिया गया और भारत। इसके पीछे बस यही कारण था कि कुछ लोग संविधान सभा में चाहते थे कि इंडिया देश का नाम रखा जाए और कुछ लोग चाहते थे कि देश का नाम भारत रखा जाए। तो संविधान सभा ने क्या लिखा? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया यानी भारत ये राज्यों का संघ होगा। अब यहां पर एक चीज और ध्यान देना है कि ये जो संघ लिखा है, संघ के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यूनियन का इस्तेमाल किया गया है। जबकि यहीं पर संघ के लिए अमेरिका में फेडरेशन शब्द का उपयोग किया गया है। भारत में राज्यों का जो संघ है, भारत के लिए संघ शब्द जो है इसके लिए किसका उपयोग किया गया है? यूनियन का। जबकि वहीं पर अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में इसी के लिए संघ के लिए किसका उपयोग किया गया है? फेडरेशन शब्द का। तो ऐसा क्यों किया गया है कि भारत में संघ के लिए यूनियन शब्द का और अमेरिका में संघ शब्द के लिए फेडरेशन का इस्तेमाल किया गया है? इसके पीछे क्या कारण है? सबसे पहला कारण तो यह है कि भारत में यूनियन इस्तेमाल करने के पीछे एक कारण यह है कि भारत का निर्माण राज्यों के समझौते से नहीं हुआ है। जबकि अमेरिका में क्या था? वहां पर 50 राज्यों ने आपस में समझौता किया और समझौते के परिणाम स्वरूप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना। तो यहां पर अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए क्या था कि 50 राज्यों ने आपस में समझौता किया और उनके समझौते से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का निर्माण हुआ। जबकि भारत राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। भारत राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। यह जो है पहला यही कारण है कि इसीलिए यहां पर
भारत के लिए संघ की जगह पर किस शब्द का इस्तेमाल किया गया? यूनियन का। जबकि अमेरिका में किसका उपयोग किया गया? फेडरेशन का। क्योंकि अमेरिका क्या है, 50 राज्यों के बीच समझौता हुआ और समझौते से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना। जबकि भारत में ऐसा नहीं है, ठीक है, राज्यों के समझौते से भारतीय संघ का निर्माण नहीं हुआ है। पहला चीज ये याद रखना। दूसरा क्या है कि किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का, किसी भी राज्य को, जो भारत संघ है, भारतीय संघ, भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। अलग होने का अधिकार नहीं है। तो यह मुख्यतः दो कारण है कि यहां पर भारत के लिए जो संघ है, संघ के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है? यूनियन का। जबकि वहीं अमेरिका में संघ के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है? फेडरेशन का। तो ये पहला अनुच्छेद था। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन इस्तेमाल करने के पीछे ये कारण है। और अमेरिका में संघ के लिए किसका इस्तेमाल किया गया है? फेडरेशन शब्द का। तो ये पहला अनुच्छेद था। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 2 की। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 2 में क्या है? अनुच्छेद नंबर 2 को देखते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 2 में क्या लिखा है कि जो संसद है, संसद विधि द्वारा भारत में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकता है। ठीक है, जो संसद है वह विधि के द्वारा भारत में राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि भारत में राज्यों का प्रवेश, इसका मतलब यह हुआ कि वह राज्य फिर भारत में पहले से था नहीं। ठीक है, राज्यों का प्रवेश, प्रवेश करने का मतलब क्या हुआ कि मतलब वह राज्य पहले से भारतीय संघ का हिस्सा नहीं था। ठीक है, तो इसका यहां पर कारण क्या है कि राज्यों का प्रवेश, इसका मतलब ऐसे राज्य जो पहले से भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ऐसे राज्य जो पहले से भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है, अगर ऐसे राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करना है तो उनको किस अनुच्छेद के तहत शामिल किया जाएगा? अनुच्छेद 2 के तहत किया जाएगा। अनुच्छेद 2 के तहत क्या लिखा गया कि संसद विधि के द्वारा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकता है। इसका मतलब ऐसे राज्य जो पहले से भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है, उन्हीं को इस अनुच्छेद के तहत शामिल किया जा सकता है। अनुच्छेद नंबर 3 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद नंबर 3, ठीक है, इसमें क्या लिखा गया अनुच्छेद नंबर 3 में कि जो संसद है वह भारतीय संघ के नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। नए राज्यों का निर्माण कर सकता है या उनके नाम में परिवर्तन कर सकता है या उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है या उनकी सीमाओं के परिवर्तन से नया राज्य बना सकता है। इन दोनों में अंतर समझिए। यह कहा गया कि भारतीय संघ के नए राज्यों का निर्माण, इसका मतलब कि ऐसे राज्य भारतीय संघ में पहले से उपस्थित है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो यह पहले से ही भारतीय संघ का हिस्सा है। तो अगर उसको नए राज्य का निर्माण किया जा रहा है कि जो पहले से भारतीय संघ का हिस्सा है, तो उसको किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? अनुच्छेद नंबर 3 के तहत। इसका मतलब ये क्या है? ये जो अनुच्छेद नंबर 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण होगा, यह भारतीय संघ का हिस्सा है। इन दोनों अनुच्छेदों को थोड़ा ध्यान से तुलनात्मक अध्ययन करते हुए समझना है कि अनुच्छेद 2 के तहत अगर नए राज्यों की स्थापना या नए राज्यों का प्रवेश हो रहा है, तो यह कैसे राज्यों का बात किया जा रहा है कि ऐसा भूभाग या ऐसा राज्य जो पहले भारतीय संघ का हिस्सा नहीं, मतलब नए राज्य का निर्माण बाहर से। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए कि अगर कोई जमीन मिल गई भारत सरकार को, नई जमीन,
और वहां पर नए राज्य का गठन करके भारत के अंदर शामिल कर लिया जाए तो वह अनुच्छेद 2 के तहत होगा। लेकिन भारतीय सीमा के अंदर जैसे आंध्र प्रदेश से काटकर एक नया राज्य तेलंगाना बना दिया गया, तो यहां पर भारतीय सीमा के अंदर राज्य उपस्थित हैं, लेकिन उनकी सीमाओं में परिवर्तन करके नए राज्य का निर्माण कर दिया गया, तो वह कैसे होगा? अनुच्छेद 3 के तहत। मतलब बाहर से राज्य अंदर लाएंगे तो अनुच्छेद 2 के तहत, और अगर अंदर सीमा परिवर्तन करके, नाम परिवर्तन करके हम कोई नया राज्य बनाएंगे तो अनुच्छेद 3 के तहत होगा। अब यहाँ पर इस चीज को समझना है कि संसद के पास यह अधिकार है कि वह राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करके या किन्हीं दो राज्यों को आपस में मिला करके कोई नया राज्य बना सकता है, या उनकी सीमाओं में परिवर्तन करके कोई नया राज्य बना सकता है, या उनके नाम में भी परिवर्तन कर सकता है। यह अधिकार किसको है? संसद को यह अधिकार है कि वह ऐसा कर सकता है। लेकिन संसद ऐसा करेगा, उसके पीछे एक चीज और बात को समझना है कि ऐसा करने के पहले दो चीजें अनिवार्य हैं। पहला क्या? अगर नए राज्य से संबंधित ऐसा कोई विधेयक है या ऐसा कोई विधेयक संसद में लाना है तो वह राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। मतलब अगर नए राज्य का निर्माण करना है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही ऐसे विधेयकों को संसद में पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ऐसे विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। पहला चीज तो यह याद रखना है। और दूसरा चीज कि राष्ट्रपति जिस विधानमंडल, जिस भी राज्य का परिवर्तन हो रहा है उस राज्य के विधानमंडल से राय जानने के लिए उस राज्य के पास इसको भेज सकता है। मतलब जो विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा, अगर राज्य विधानमंडल की राय जानना है तो राज्य विधानमंडल के पास उसकी राय जानने के लिए राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उस विधेयक को उस राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आंध्र प्रदेश से काटकर 2014 में तेलंगाना बनाया गया, तो ऐसी स्थिति में आंध्र प्रदेश की विधानसभा के पास राष्ट्रपति उस विधेयक को भेज सकता है कि विधानमंडल की राय क्या है इस संदर्भ में। लेकिन उस राय को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। अगर विधानमंडल सलाह दे रहा है, राष्ट्रपति उसको मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब संसद को पूरी शक्ति है कि वह किसी भी राज्य को जब चाहे तब उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकता है और जब चाहे तब उसके नाम में भी परिवर्तन कर सकता है। तो इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है? इसीलिए भारत को विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है भारत को। जबकि इसी संदर्भ में अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में किसी राज्य की सीमा में या उसके नाम में परिवर्तन संसद तभी कर सकती है जब उस राज्य की अनुमति हो। अगर राज्य की अनुमति नहीं है तो वहां पर जो अमेरिकी कांग्रेस है, जो वहां पे संसद है, कांग्रेस उसको कहते हैं, तो वहां पर वह अमेरिका में बिना राज्यों की अनुमति के वहां पर उसके नाम में, सीमा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए अमेरिका को क्या कहा जाता है? अमेरिका को कहा जाता है अविभाज्य राज्य का, अविभाज्य राज्य का अविभाज्य संघ, अविभाज्य राज्य का अविभाज्य संघ। क्योंकि वहां पर राज्यों को गारंटी है, बिना उनकी अनुमति के राज्यों का नाम, उनकी सीमा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जबकि भारत में राज्यों को इस प्रकार की कोई गारंटी नहीं है। संसद बिना उनकी इच्छा के भी उनके नामों में, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। इसीलिए भारत को विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहते हैं। जबकि अमेरिका में बिना राज्य की अनुमति के उनकी सीमा में परिवर्तन नहीं हो सकता। इसीलिए क्या कहा जाता है? अमेरिका को अविभाज्य राज्य का अविभाज्य संघ कहा जाता है। तो ये हो गया अनुच्छेद नंबर 2, ये हो गया अनुच्छेद नंबर 3। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर 4 की तरफ। देखते हैं अनुच्छेद नंबर 4 में क्या लिखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 4 में क्या लिखा गया है। तो अनुच्छेद नंबर जो 4 है
उसमें यह लिखा गया है कि जो अनुच्छेद नंबर 2 और अनुच्छेद नंबर 3 से नए राज्यों का निर्माण हो रहा है, उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। मतलब अनुच्छेद नंबर 2 अनुच्छेद नंबर 3 के तहत जो नए राज्यों का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, जो नए राज्यों का निर्माण किया जा रहा है, तो इन नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान संशोधन कैसे होता है। तो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। इसके तहत विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है संविधान संशोधन करने के लिए। लेकिन नए राज्यों का जो निर्माण है वो सामान्य बहुमत से किया जा सकता है, वहां पर संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। तो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो नए राज्यों का निर्माण किया जाएगा वहां पर संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है नए राज्यों का निर्माण करने के लिए। ऐसा काम सामान्य बहुमत से किया जा सकता है, क्योंकि संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत होगा, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो राज्यों का निर्माण होता है उसके लिए संविधान संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं है। सामान्य बहुमत से हम नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। तो यह बात लिखा गया किसमें? अनुच्छेद नंबर 4 में लिखा गया है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं। अनुच्छेद 1 हो गया, 2 हो गया, अनुच्छेद 3 और 4 हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ये बात करते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ, यहीं पर एक नोट पॉइंट हम बता देते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो जो देशी रियासतें थी उनके सामने 3 विकल्प थे। या तो जो देशी रियासतें हैं वो अपने आप को भारत में शामिल कर लें, ठीक है, या तो वो पाकिस्तान में शामिल कर लें, या तो वो अपने आप को स्वतंत्र रखें। तो जो 552 देशी रियासतें थीं उसमें से तो 549 ने अपने आप को भारत में शामिल कर लिया, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने अपने आप को भारत में शामिल नहीं किया। ये कौन कौन सी थी? एक तो उसमें हैदराबाद था, ठीक है, एक हैदराबाद था, एक जूनागढ़ था, हैदराबाद के बाद दूसरा कौन था? जूनागढ़, और तीसरा कौन था? जम्मू और कश्मीर, अपना जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये 3 ऐसे थे रियासत जिन्होंने अपने आप को भारत में शामिल नहीं किया। लेकिन कुछ समय के बाद हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया। हैदराबाद को कुछ समय के बाद पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया। और जो जूनागढ़ था इसको जनमत संग्रह के द्वारा, ठीक है, भारत में शामिल कर लिया गया। और जो जम्मू कश्मीर था इसको विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हैदराबाद को, ठीक है, किस तरीके से भारत में शामिल किया गया था? पुलिस कार्यवाही द्वारा, जनमत संग्रह द्वारा। तो याद रखना है कि जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल किया गया, हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा, जम्मू और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा। अब इसके संदर्भ में थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, राज्यों के निर्माण से संबंधित थोड़ा सा हम और आगे बात करते हैं। जब भारत देश आजाद हुआ तो उसके पहले कांग्रेस की ही मांग थी कि राज्यों का जो निर्माण किया जाए वो भाषा के आधार पर किया जाए। जब देश आजाद नहीं हुआ था, ये उसके पहले की मांग थी। ठीक है, जब देश आजाद नहीं हुआ था तो उसके पहले की मांग थी। लेकिन जब देश आजाद हुआ, कांग्रेस का शासन आया, फिर भी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया गया। तो ऐसी स्थिति में दक्षिण भारत में ऐसी मांगे उठने लगी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। दक्षिण भारत के कुछ स्थानों से ऐसी मांगे उठी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। तो हुआ क्या? ऐसी स्थिति में एक समिति बनाई गई जिसका नाम था धर समिति या धर आयोग। ठीक है, धर आयोग या धर समिति। ये कब बनाई गई? ये जून 1948 में इसका गठन कर दिया गया। किस लिए गठन किया गया? कि यह समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना है या नहीं करना है। ये किसकी अध्यक्षता में किया गया था?
यस्केधर की अध्यक्षता में किया गया था, इसीलिए इसका नाम धर आयोग था। यस्केधर की अध्यक्षता में धर आयोग का गठन जून 1948 में किया गया। हुआ क्या कि कमेटी ने जो अपना रिपोर्ट था यह दिसंबर 1948 में प्रस्तुत किया और आयोग ने साफ साफ कहा कि भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। और जब ऐसा आयोग ने कहा कि भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए तो इस बात से लोगों में गुस्सा और विद्रोह बढ़ गया। ठीक है, तो इसलिए फिर दिसंबर 1948 में एक नई समिति बना दी गई। पहले धर आयोग बनाया गया यस्केधर की अध्यक्षता में। इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। तो जब लोगों में विद्रोह बढ़ना शुरू हुआ तो उसी समय क्या हुआ, एक नई समिति बनाई गई, जेवीपी समिति। ठीक है, जेवीपी समिति, इसको मिटा दे रहे हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि इसके आगे फिर उसी दिसंबर में जेवीपी समिति बनाई गई। नाम याद रखना आसान है क्योंकि यहां पर जो जे है, जे से मतलब था जवाहरलाल नेहरू से, वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल से और पी का मतलब पट्टाभी सीतारमैया से। ये तीन लोग उस समिति के सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। तो दिसंबर 1948 में इस कमेटी का गठन हुआ और अप्रैल 1949 में इस कमेटी का रिपोर्ट आया और इस कमेटी ने औपचारिक रूप से यह माना कि भाषा के आधार पर, केवल भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन उचित नहीं है। तो भाषा के आधार पर मतलब यही बात इसने भी कहा कि भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। नए राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। तो जब जेवीपी समिति ने ऐसा कहा तो ये रिपोर्ट आ गया अप्रैल 1949 में, जेवीपी समिति ने ये कह दिया। लेकिन हुआ क्या, फिर मद्रास प्रांत में तेलुगु भाषा के जो लोग थे उन्होंने इसके खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया और विद्रोह का स्तर ये बढ़ा कि एक वहां पर कार्यकर्ता थे श्री रामलू पोट्टी या पोट्टी रामलू। ठीक है, जो पोट्टी रामलू थे ये अनशन पर बैठ गए और 56 दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो गई। जो श्री पोट्टी रामलू थे 56 दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो गई। स्थिति इतनी विकट हुई कि सरकार को मजबूर होकर के 1953 में भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन करना पड़ा। किसका? आंध्र प्रदेश का। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन कौन सा हुआ था? आंध्र प्रदेश का 1953 में। ठीक है, तो यहां पर जेवीपी समिति ने अपना रिकमेंडेशन किया कि भाई भाषा के आधार पर नए राज्य का गठन नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या कि जो पोट्टी रामलू थे ये 56 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठ गए और इनकी मृत्यु हो गई और 1953 में भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1953 के बाद, क्योंकि जब एक राज्य का गठन भाषा के आधार पर हुआ तो और राज्यों ने भी मांग करना शुरू कर दिया। जब और राज्यों ने भाषा के आधार पर मांग करना शुरू कर दिया तो सरकार ने एक नए आयोग का गठन किया। ठीक है, एक नए आयोग का गठन किया। उस नए आयोग का नाम क्या था? उस नए आयोग का नाम था फजल अली आयोग। ठीक है, फजल अली आयोग। ये 1953 में इसका गठन कर दिया गया, फजल अली आयोग। इसका भी गठन कब हुआ? 1953 में। इसका भी काम क्या था? क्योंकि जब आंध्र प्रदेश का गठन हो गया भाषा के आधार पर तो और राज्यों के द्वारा ये मांग की जाने लगी कि भाई भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन हो। जब फजल अली आयोग 1953 में इसका जो है गठन किया गया तो इसका भी काम यही था, इसको भी यही करना था कि क्या भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो फजल अली आयोग ने जो अपना रिकमेंडेशन दिया उसमें इन्होंने क्या कहा, पहले तो ये जान लीजिए कि फजल अली आयोग में कौन कौन लोग शामिल थे। एक तो फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया था तो वो फजल अली थे और उसके अलावा के एम पणिक्कर
और इसके अलावा HN कुंजरू, ठीक है, ये 2 व्यक्ति इसके मेंबर थे और इसके अलावा फजल अली उसके अध्यक्ष थे। तो ये 3 लोग थे। तो इसके द्वारा भी यही रिकमेंडेशन दिया गया, इसने भी एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया कि और इसने कहा कि केवल भाषा को आधार बनाकर नए राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके अलावा उसमें और पहलुओं को भी ध्यान देना चाहिए, जैसे भारत की एकता को, भारत की अखंडता को और प्रशासनिक सुविधाओं को, इसके अलावा सांस्कृतिक विविधता को। तो तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, जिसमें एक पहलू भाषा है, ठीक है, लेकिन सिर्फ भाषा के आधार पर इसका गठन। तो इस आधार पर फजल अली आयोग का जो रिकमेंडेशन आया, इस आधार पर एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा नए राज्य के गठन के लिए अन्य पहलुओं का भी ध्यान देना होगा। अन्य पहलू वो कौन कौन से थे? भारत की सुरक्षा, अखंडता से संबंधित, प्रशासनिक जो है सुविधा हो उसका प्रशासन करने में, और सांस्कृतिक विविधता हो। तो ये सारी चीज उन्होंने कहा। वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आज हम लोगों ने भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक उससे संबंध में जो भी आयोग वगैरह बने उनके बारे में जानकारी, ठीक है, प्राप्त कर ली। अब आगे हम लोग भाग 2 के बारे में बात करेंगे।